प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट करें। तो प्राचीन भारत के विकास में हिमालय की नदियों ने भारत में गंगा तटीय यानी कि इंडो गैंगेटिक समतल मैदान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे प्लेस्टोसीन युग में जलोढ़ का निर्माण हुआ। मानसून, नदियाँ, समुद्री तट, प्राकृतिक खनिज संसाधन, प्राकृतिक सीमाएं और सांस्कृतिक संपर्क आदि ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य कारक कौन है? पहला है मानसून की भूमिका। भारत जो है भारत महाद्वीप एक निर्धारित भौगोलिक इकाई है और बड़े पैमाने पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। मानसून ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जिसे उत्तर भारत में खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है, यह भारत काल में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर थी। प्रायद्वीपीय भारत के एक भाग में, विशेषकर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है। उत्तरी सीमाएं। भारत देश उत्तर में हिमालय और अन्य तीन तरफ समुद्र से घिरा है। मध्य एशिया होते हुए साइबेरिया से आने वाली कड़ाके की ठंड से हिमालय देश की रक्षा करता है। यहाँ उत्तरी भारत के जलवायु को पूरे साल काफ़ी गर्म रखता है। हिमालय उत्तर से होने वाले आक्रमण को रोकने के लिहाज से पर्याप्त ऊंचा है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की दक्षिण दिशा तक फैली सुलेमान पर्वत श्रृंखलाओं को खैबर, बोलान और गोमल दर्रे से पार किया जा सकता है। सुलेमान पर्वतमाला केराथर पर्वतमाला द्वारा बलूचिस्तान में दक्षिणी भाग से जुड़ी हुई है, जिसे बोलान दर्रे की तरफ पार किया जा सकता है। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच दो तरफा यातायात प्रागैतिहासिक काल से जारी रहा। नेक्स्ट पॉइंट है नदियाँ। ऐतिहासिक भारत का केंद्र इसकी महत्वपूर्ण नदियों से उभरा है, जो उष्णकटिबंधीय मानसून के बारिश में फली फूली। इनमें इंडस प्रणाली के मैदान, इंडो गैंगेटिक विभाजन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन शामिल है। इंडस और पश्चिमी गंगा के समतल मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से गेहूं और जौ का उत्पादन होता था, जबकि गंगा के मध्य और निचले मैदानों में बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन होता था, जो गुजरात और विंध्य के दक्षिण में मुख्य आहार का स्रोत था। हड़प्पा संस्कृति इंडस घाटी में उत्पन्न और विकसित हुई। वैदिक संस्कृति उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में उत्पन्न हुई और पश्चिमी गंगा के बेसिन में इसका विकास हुआ। मध्य गंगा बेसिन में उत्तर वैदिक संस्कृति मुख्य रूप से लोहे के उपयोग में के आधार पर छा गई। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक सीमाएं और सांस्कृतिक संपर्क। नदियाँ कुछ मामलों में पहाड़ों और कभी कभी डेल्टा पठारों से घिरे प्रत्येक क्षेत्र के साथ मिलकर एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई गठित की, जिसमें विभिन्न सत्तारूढ़ राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ। पश्चिम से पूर्व में कटे विंध्य पर्वतों ने पूरे भारत में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा का गठन किया। विंध्य के दक्षिण में द्रविड़ भाषा और उत्तर में इंडो आर्यन भाषाओं के बोलने वाले रहते थे। प्राचीन समय में संचार की कठिनाइयों के बावजूद उत्तर से दक्षिण की तरफ और दक्षिण से उत्तर की तरफ आवागमन बना रहा। इससे संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान हुआ।
खनिज और अन्य संसाधन। भारत में प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और दोहन के प्रभाव इसके इतिहास पर भी है। जब तक बड़े पैमाने पर मानव बस्तियों का विकास हुआ, भारी बारिश के बाद घने जंगलों के क्षेत्र में घिरे हुए भारत के समतल मैदानों के पर्याप्त क्षेत्र थे। वे चारा, ईंधन, लकड़ी की आपूर्ति और खेलों का आदान प्रदान करते थे। प्रारंभिक समय में जब पकी हुई ईंट अधिक उपयोग में नहीं थी, लकड़ी के घरों और घेरों का निर्माण हुआ। ये भारत की पहली महत्वपूर्ण राजधानी पाटलिपुत्र में पाए गए हैं। इसका समझेंगे। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय इतिहास में विविधता और विशिष्टता का श्रेय निश्चित रूप से इन्हीं को दिया जा सकता है।